Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Asad. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? जुम्मा मुबारक आप सबको। 2 दिन बाद आपसे अब आज के बाद मुलाकात होगी, तो ये है एक तो बात आपको बतानी थी, याद करानी थी। दूसरी चीज़ ये है कि कल से अब तक वही जिक्र चल रहा है और अभी हेडलाइंस में हमने देखा कि वो नौमौलूद एक बच्चा लापता हो गया कराची में एक अस्पताल में, ऐसे हो। तो ये मुझे कुछ बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि इस रीजन में, इंक्लूडिंग जो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ तो खैर बहुत ही अनकंट्रोलेबल केसेस ऑफ रेप, गैंग रेप्स और बच्चों के ऊपर जो है वो जो जुल्म हो रहे हैं, यहाँ भी जो केसेस हैं ज़ोहैब इतने बढ़ते जा रहे हैं। ये एक अलार्मिंग स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, मैं आपको बताऊँ। ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे फिगर्स कभी भी नहीं देखे गए कि इतने ज़्यादा जो है बच्चों के साथ ज़्यादती हो। ये इसको सीरियसली लेना बड़ा ज़रूरी है और जो ये मुजरिम हों उनको जिस तरह पब्लिक हैंग किया जाए, उनकी एक एग्जाम्पल बनाई जाए और साथ में चले, एक तो ये होता ही है क्राइम, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी हो जाए। पिम्स हॉस्पिटल में जो 14 बच्चे जल गए, जिनको दुनिया में आए हुए कुछ घंटे हुए थे, माँ बाप तो सेलिब्रेट कर रहे थे, खुश थे, ख़ानदान में खुशियाँ मनाई जा रही थी और पता चला कि बच्चे जल गए और अभी तक ये नहीं पता चल सका। 48 घंटे गुजर चुके हैं कि आग कैसे लगी। इसमें कमेटीज़ बनाई जा रही हैं, वज़ीर आज़म ने भी कमेटी बनाई है, वो उसने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। फिर पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने अपनी कमेटी बना लिया और इसके साथ साथ बयानात ज़रा सुनिए आप, ये कितने कितने तशवीशनाक बयानात आ रहे हैं। कायमा कमेटी बराए सेहत की रुकन है शाजिया सोबिया साहिबा। शाजिया सोबिया साहिबा ने बताया कि हमें तो ये बताया जा रहा था कि 15 बच्चे यहाँ पर झुलस कर जाँ बाक हुए हैं। उन्होंने कहा जब हम पहुँचे तो ये पता चला कि 40 से 50 बच्चे थे, 15 तो आइडेंटिफाई हो सके सर। तो ये एक बड़ा हैरत अंगेज बयान और एक जिम्मेदार की तरफ से, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बयानात आप हमने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की तरफ से देखे थे तो हमें लग रहा था कि नहीं यार ये सोशल मीडिया की वजह से कुछ भी अपने आप को जो है ना क्लिकबेट, लेकिन कायमा कमेटी बराए सेहत की रुकन ये कह रही है। तो वो तो नहीं ऐसे ही अपनी तरफ से बना रही होंगी। और ये फिर उसके बाद एक और भी मैं चीज देख रही हूँ कि जी जिसको वजह बनाया गया कि जी एयर कंडीशनर से कोई स्पार्क हुआ, तो ये भी खबरें आ रही है कि एयर कंडीशनर तो काम ही नहीं कर रहा था। जी, ये भी कायमा कमेटी के उन्होंने चेयरमैन ने कहा। बिल्कुल। तो पता है सोर्स ऑफ फायर क्या था? वहाँ कोई नर्स केयर टेकर क्यों नहीं थी? अगर 40-50 बच्चा था, जो 14 एक भी बच्चा होता। फिर हम वो देखते हैं, आप ये देखिए वो अब चाइना में जब अर्थक्वेक आया और हम वहाँ की चाइना जापान की कोई वीडियो आ रही थी कि जहाँ नर्सिस स्टाफ को ट्रेन किया जाता है कि कोई हादसा कुछ हो तो आपने पहले बच्चों को बचाना, और वो बचा रही थी अर्थक्वेक में अपने आप को भूल के, वो सिर्फ जो बच्चे थे उनको बचा रही थी। और हमारे यहाँ क्या हुआ? क्या सब भाग गए? क्योंकि भागती भी देखा तो है ये जो है हॉस्पिटल के स्टाफ को कि जी कोई मर्द को ढूंढो, कोई है यहाँ, इसको ढूंढो। वो देखो आग लग गई है, मर्द को ढूंढो। क्या मतलब, आप क्या कर रही हैं? मतलब गेट्स बंद है, कितने बच्चे बचाए, लगी है, क्यों लगी है, कब लगी है, कितनी देर तक लगी है, रेस्क्यू टाइम क्या था, किसी ने रेस्क्यू किया नहीं किया, क्या रेस्क्यू ड्रिल्स होती थी नहीं होती थी, गेट्स बंद थे, ये सारे सवाल आते हैं। और सवाल जब किया जा रहा है तो गुस्सा आ रहा है जी। जो लोग जिनको जवाब देना है वो बहुत गुस्से में है और मुझे अंदाज भी उनका समझ नहीं आ रहा है। एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, जो हमने कल बात की और शो पर भी हमने जब उनके देखे वजीर सेहत मुस्तफा कमाल जब पहुंचे और जिस तरह लोगों को एड्रेस किया उन्होंने, वहां जाने चली गई हैं और वो कह रहे हैं तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। फिर वो रिपोर्टर से बुरी तरह बात कर रहे हैं। वो ब्यूरो चीफ हमारी नैयर जो वहां पर रिपोर्ट करने गई हैं, मुसलसल हम उनकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, उनसे तल्ख कलामी कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे शूट कर दें। ये किस किस्म का अंदाज? इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतना गम, और उसमें बजाय ये कि आप सॉफ्टली बात करके उनका गम समझें, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज है? इससे पहले आपका एक हो चुका एपिसोड आपको याद होगा कराची में, जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सके आप। लोग जब भी वो सुनते हैं ना कि तुम्हारे बाप मर जाते तुम्हारे बाप अगर मैं ये 20,000 रुपए का खर्चा होता है और ये होता है, आपने फिर भी नहीं लर्न किया, फिर भी नहीं सीखा आपने। तो जरा सुने क्या हमारी ब्यूरो चीफ्स के साथ जो उनके साथ थोड़ा सा उन्होंने, जरा सुनिए। हाँ, जब सवाल करी थी उनको किस किस्म के जवाब मिले। पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो लोगों के लिए बना था, 50 लाख उसमें जो है वो फुटफॉल है। आप फिर ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वजीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया ये निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी शूट कर दीजिएगा। चलें थोड़ा 2 महीने कम कर लें, लेकिन क्यों नहीं किया? मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी शूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है
उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500, ठीक है। ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीजें ऐसा क्या सवाल कर दिया था भाई? आइडियल नहीं कह रहा ना। अगर ये मसले हैं तो हल किसने करने थे? इनको पता था इतने मसले, अब बता रहे हैं ट्रेजेडी के बाद, हल किसने करने थे? हल किसने करने थे? और ऐसा कौन सा सवाल कर दिया था जो आप इतने इग्नाइट हो गए कि मुझे शूट कर दें? शूट करने की कोई बात? ये 24 महीने होते हैं 2 सालों में, और बाकी आप आधा साल और लगा लें, 30 महीने। 30 महीने से आप हैं, तो क्या पूछेंगे नहीं आपसे? क्या आप वजीर सेहत के तौर पे काम कर रहे हैं? एक तो पहले ये मुझे बताएं कि वजीर सेहत के लिए क्वालिफाई करते हैं आप? जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस है आपका कोई वजारत सेहत चलाने का? ये क्या यहाँ मजाक हो रहा है? कि यहाँ पर अवामी नुमाइंदे बन के आते हैं और कोई भी आपको पोर्टफोलियो? मुझे तो ये लगता है कि किसी भी मिनिस्ट्री को लेने के लिए जरूरी होना चाहिए कि कैंडिडेट उसका PhD हो, वो उसका स्पेशलिस्ट हो उस सब्जेक्ट का, उस फील्ड का। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता कि मैं किस मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इसका इसमें उसकी एक्सपर्टीज, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप इस शोबे से होते ना तो आपके अंदर पेशेंस होती, क्योंकि खिदमत खल्क का ये देखें जरूरी क्यों है आपका एक्सपर्ट होना उस शोबे से, क्योंकि ये खिदमत खल्क का ये सर्विसेज इंडस्ट्री है। सर्विसेज में इंसान को पेशेंटली बिहेव करना होता है, पेशेंटली एड्रेस, लेकिन आपकी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। जर्नलिस्ट है सामने, सीनियर हैं, खातून हैं, सवाल उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल किया, जवाब ऐसा, इतना गुस्सा। नैयर ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से, और बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रही हैं, हम देख रहे हैं पल पल की खबरें। नैयर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नैयर, आपने क्या ऐसा सवाल कर दिया या कुछ ऐसी चीज जो हमने नहीं देखी या कुछ मिस कर दिया कि उनको इतना गुस्सा आया कि ये तो गोली मारने पे बात आ गई? देखें, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब की पुरानी आदत है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर उनका वो जो कह रहे हैं ना कि 1 साल 2 महीने, तो मैंने हालांकि उनसे कहा भी कि अगर आप समझते हैं 2 साल नहीं हुए तो 2-4 महीने कम कर लिए, लेकिन आपने क्यों नहीं ठीक किया? फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ तक आपने सुनवाया, उसके बाद फिर मैंने पूछा कि ये जिम्मेदारी आपकी है, नैयर अली की तो नहीं है, कि आपने जो है वो ये दुरुस्त करना था, आपने इसको अपग्रेड क्यों नहीं किया सिस्टम को, जिसके लिए आप जो है वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि भाई ये सिस्टम जो है वो सारा कोलैप्स था। अब असल में ये मेरा ख्याल में फैशन बन गया है कि वज़रा ने आना है, हमें बताना है। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है। भाई आपका काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना, हम इन्फॉर्मेशन देंगे ना, हम बताएंगे लोगों को, हम निशानदेही करेंगे चीज़ों की। आपका काम है कि जो सिस्टम जिसकी निशानदेही आप लोग कर रहे हैं कि कोलैप्स हो गया, उसको दुरुस्त करें, उसको अपग्रेड करें। तो यहाँ पर अलमिया हमारा ये है कि अब वज़रा आते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई सिस्टम ख़राब है, सिस्टम जो है वो आलमी मयार के मुताबिक नहीं है, और उनको दुरुस्त करने की बात नहीं करते। जितनी रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं नादिया, वो तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो फायर सेफ्टी सिस्टम है वो नाकारा था, फायर ड्रिल्स नहीं की जा रही थी, इसके अलावा जो इमरजेंसी एग्जिट्स थे वो तक बंद थे। और जब भी कहीं फायर लगती है तो सबसे पहले जो है वो पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है, हमने चलिए आपने खुद कभी नहीं किया, आपने इंटरनेशनली तो देखा होगा, वजीर साहब ने वो तो खुद को कहते हैं कि मैं तो इंटरनेशनल वजीर हूँ, तो आपने खुद नहीं किया, आपने बाहर मुल्कों में देखा होगा, कोई फिल्म ही देख लेते जिससे पता चल जाता कि जो ही आग लगती तो पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, तमाम लोगों को होटल से बाहर निकाल के बाहर खड़ा किया जाता है। फिर पता किया जाता है कि ये सिगरेट का धुआं था जिसकी वजह से फायर अलार्म बजा है, स्मोक अलार्म बजा है, या ये कोई और बड़ी वजह थी, कोई आग थी, क्या था? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दरवाजे बंद कर दिए गए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जी नैयर, कॉज ऑफ फायर अभी तक क्यों नहीं समझ आ रही उसकी किसी को? अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है, शुरू में वजीर साहब ने कहा कि जी वो, और अमले ने और वजीर साहब ने दोनों ने जो बात कही वो यही थी कि यहाँ पे शायद जो एसी है उसमें आग लग गई, उसकी वजह से आग लगी। लेकिन बाद में फिर ये बात भी पता चली गुज़श्ता रोज जब सेहत की कमेटी वहाँ आई कि एसी नहीं था। फिर उसके बाद ये बताया गया जो पिम्स की अपनी जो रिपोर्ट अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इंक्यूबेटर के अंदर स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से, और इंक्यूबेटर्स तमाम आपस में लिंक्ड होते हैं, उसकी वजह से जो है वो आग लगी है। लेकिन नादिया, आग लग जाना या इंक्यूबेटर की वजह से लगना या किसी भी वजह से लगना, लेकिन इंतज़ामिया की पहली नाअहली और इंतज़ामिया की जो मुजरिमाना गफलत है वो सामने आ चुकी है।
उस इंतजामिया की जिसकी सरबराही जो है वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी लेने को अभी तक तैयार ही नहीं है। और देखें नैयर, ये हम और आप नहीं कह रहे, ये हम और आप नहीं कह रहे, आप ये कायमा कमेटी बड़ी जिम्मेदार एक कमेटी है बराए सेहत, उसके चेयरमैन भी कह रहे हैं और उसकी मेंबर तो ये तक कह रही है, इसकी कंफर्मेशन हुई है कि हमें पता चला 15 थे, जब हम पहुंचे तो 40 से 50 बच्चे हैं, 15 तो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये शाजिया सोबिया साहबा कह रही है। ज़ोहेब, गुज़श्ता रोज़ जो है वो कायमा कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने और उनके कुछ मेंबर्स ने जो है वो वहाँ पे जो है वो विज़िट किया है, और मुहेश कुमार और शाजिया सोबिया जिनकी आप भी बात कर रहे हैं, वो तमाम जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पर बड़े ही गैर मुतमईन होकर, गैर तसल्ली बख्श उसको करार देकर निकले हैं। और उन्होंने पीर के रोज़ जो है वो यहाँ पर अपना जो अगला जो कायमा कमेटी का इजलास होना है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का बराए सेहत का, उसको यहीं पर तलब कर लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कायमा कमेटी ने आकर वहाँ पर सवाल जवाब कर लिए? जो नहीं यार, 40 से 50 बच्चों का बताया ना, बड़ा फर्क है। 15 बच्चे 40 से 50 अभी तक इस हवाले से कुछ भी कहना इसलिए कबल वक्त है क्योंकि जो इंतजामिया है वो कह रही है कि 15 बच्चे थे, लेकिन जो वालदैन हैं, जो वहां पर जो मुतासरीन हैं, वो कहते हैं कि जब हम अंदर गए तो कोई कहता है 100 बच्चा था, कोई कहता है 70 बच्चा था सिर्फ। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उस सीसीटीवी फुटेज का, जिसके बारे में मुस्तफा कमाल साहब ने फरमाया कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, एक एक चीज की मौजूद है, एक बात की मौजूद है, वहाँ अमला मौजूद था, लेकिन वालदैन जो कि वहाँ के मदर्स थी, वहाँ कितनी रिकॉर्ड है हर चीज का, कितने बच्चे पैदा हुए, भाई सब एक एक चीज लिखी जाती है। अब तो नादिया डिजिटल मीडिया का दौर है, अब हर चीज वीडियो पे मौजूद है, और माँ बाप भी वहाँ मौजूद होंगे, मौजूद है, और माँ बाप क्यों नहीं सामने आए? ये भी स्ट्रेंज बात नहीं कि अगर 50 बच्चे थे तो माँ बाप करने का मुतालिबा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो किया गया है गुज़श्ता रोज कमेटी की जानिब से नादिया। और मेरा ख्याल है कि ये जो असल दूध का दूध और पानी का पानी अगर ये वाकई करना चाहते हैं, वजीर आजम के ज़ेरे इंतजाम एक कमेटी है, फिर एक कमेटी जो है वो एक पिम्स ने बनाई हुई है, एक जिले इंतजामिया ने बनाई हुई है, वजारत सेहत ने बनाई हुई है, 14 तो कमेटियां बना देते हैं। और वो हाफिज हुसैन खुद कफील है कमेटियों में, खुद कफील है। ये जो बगैर डीएनए के बच्चे हवाले किए गए हैं, नैयर ये भी बताए ना, बगैर डीएनए के बच्चे हवाले, और ये भी कायमा कमेटी की तरफ से आ रही है बात, ये क्या कर दिया है? कैसे? बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगी, जो कि मुख्तलिफ जगहों से उठे हैं और बहुत सारे इंकिशाफात हैं जो उसके बाद हुए हैं, कि ये एक सिर्फ पिम्स का मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो आपका सवाल है, और ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब मैंने खुद पिम्स के जो आला अफसरान हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कैसे आपने बच्चे हवाले कर दिए, वो बच्चे जो है वो उनकी शनाख्त कैसे की गई? तो उन्होंने कहा उनकी बाजू पे, ऐसे इशारा करके बताया कि उनकी बाजू पे ना टैग लगा होता है, वो टैग देख के किया। लेकिन यकीन करें ज़ोहेब, जब हमने बाद में वो जो मैयतें हैं, शायद आपकी नजर से गुजरी है नहीं गुजरी, हमने जब पेरेंट्स से मुलाकात की, उन्होंने अपने बच्चों की तस्वीरें हमें दिखाई, जब उनकी पैदाइश हुई, जब वो खुशियां मना रहे थे वो भी दिखाई, और उसके बाद जिस हालत में वो इस अस्पताल से बच्चे लेकर गए वो भी दिखाई। तो वो तस्वीरें जब हमने देखी हैं तो यकीन करें उनकी जिस्म पर कुछ नहीं है जिसकी वजह से शनाख्त हो सके। तो खामखा में वजीर साहब ने पता नहीं अल्लाह को जान नहीं देनी है, इस इंतजामिया ने अल्लाह को जान नहीं देनी है, इन्होंने उठाकर जी वो बच्चे हवाले कर दिया। हमारा इंटरनल बड़ा सिस्टम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस्लामाबाद में डीएनए का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इतने अर्जेंसी में चंद घंटों में जो है वो टेस्ट करके जो है वो वालदैन को मैयतें हवाले कर दी। वालदैन की तरफ से मुतालबा भी आ रहा है, कमेटियों की तरफ से भी अब ये मुतालबा आ रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी आ रहा है कि फौरी तौर पर डीएनए टेस्ट कराए जाए, उनकी रिपोर्ट जो है वो वालदैन को दी जाए। लेकिन कहाँ से कराई जाए? उन बेचारों ने उनकी मैयतें रखने के काबिल नहीं थी, उन्होंने तदफीन भी कर दी है। तो ये सारे ढकोसले हैं इंतजामिया की जानिब से, अब मुख्तलिफ बातें सामने आएंगी। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आया जो वो क्या यहाँ पर सेफ्टी ड्रिल्स हो रही थी, क्या यहाँ पर जो है वो इंतजामात मुकम्मल थे, क्या यहाँ पर जो हेल्थ के रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से एनओसी मिलना था, क्या वो था? सीडीए की जानिब से 7 साल से जो है वो इनको लेटर्स लिखे जा रहे हैं, 7 साल से, और 7 साल से उन लेटर्स के जवाब में कुछ नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो खुद IHRA, जब हमने अभी इसके बाद ज़ाहिर है फॉलो अप हम करते हैं तो हम दीगर इदारों को भी देखते हैं, तो हमने पिम्स के बाद पोली क्लिनिक देखा कि वजीर साहब कहते हैं जी उनको अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो बेचारे ये तो बता रहे हैं कि आलमी मेयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन आलमी मेयार के मुताबिक ठीक करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और उसके बाद ना तो उन्होंने पिम्स में तो हादसा हो गया, पता चल गया, सानिया हो गया, पता चल गया कि नहीं था कुछ भी, उसके बाद पोली क्लिनिक में भी नहीं है, उसके बाद जो है वो सीडीए के अस्पताल में भी नहीं है। इवन जो इदारा आप कहीं भी अपना पेशेंट लेके जाएं, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर अपना लेके जाएं साथ, एक बंदा आप अपने चौकीदार लेके जाना है, अपनी सेफ्टी प्लीज जी।
और कुछ पैसे भी रख के जाने, पैसे भी रखें, क्योंकि गेट में अंदर तोड़ना, बाहर दरवाजा तोड़ना, वो सारा सामान आइंदा लेके ना आप ये बैग जरूर लेके जाइएगा अगर आपने किसी हॉस्पिटल में जाना नहीं है। लेकिन ये आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको अजीब नहीं लग रहा जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल जिस तरह से जवाब दे रहे हैं टीवी शोज और जर्नलिस्ट से जैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत हम सबको अजीब लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा, अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे सेंसिटिव टाइम पे, ये नॉर्मल नहीं है। आइडेंटिफाई नहीं हो रही और क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? चले उन्होंने इसमें कुछ नहीं काम किया, सियासतदान तो है ना, एक जमाने से सियासत कर रहे हैं, कोई पहली दफा वजारत उनको मिली है कोई भी। और फिर वो ये कहते हैं कि जी पता नहीं इस वक्त कौन कौन सी कैंपेन चला रही हैं, सूबे इधर कर दो, सूबे उधर कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो, सारी दुनिया को मशवरे दे रहे हैं और खुद अपनी वजारत में देखा नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह वो सहाफियों से बात करी, ये पहली दफा नहीं है। आपने कराची में नहीं देखा, उन्होंने प्रेस क्लब में हमारे ही चैनल की समना कमाल ने जब उनसे कहा कि आप ताखीर से आए तो वो उनके साथ उलझ पड़े। हर सहाफी के साथ लड़ने के अलावा इनको, क्योंकि जो सवाल पूछता है, जो अब हम जो सवाल पूछ रहे थे वो किसी एजेंडे पे तो नहीं था, हम पूछ रहे थे भाई इंतजाम जी जमजम के साथ जो हुआ, बिल्कुल कि आप चली जाएं, आप अगर आप देर हो रही है आप चली जाएं, ये क्या उन्होंने कहा बाकायदा, और बड़ा बुरा लगा। अच्छा मुझे बताएं कि उनके इस्तीफे की बातें चल रही हैं, डिमांड भी किया जा रहा है इस्तीफा, कायमा कमेटी ने भी किया, ये बताया जा रहा है उन्होंने शायद वजीर आजम को भेज दिया है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। इससे अभी वो कहते हैं कि मंजूर नहीं हो रहा, मुझे भी मना किया गया है और फिर ये कि मैं दे चुका हूँ। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने वजीर आजम को इस्तीफा दे दिया है और वजीर आजम ने कहा है कि अभी इसके ऊपर आप कोई बात ना करें। तो ये चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन बात सुने नादिया, जो ये वजीर सेहत साहब हैं, ये जो हमें नजर आया और अभी तक नजर आ रहा है वो ये कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्योंकि उनकी कारकर्दगी जीरो है। तो जब कारकर्दगी जीरो होती है तो वो जो सामने कारकर्दगी का सवाल करने वाला शख्स होता है उसके ऊपर गुस्सा निकालने के अलावा कोई काम नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि अगर उनको 1.25 साल हुआ और उस 1.25 साल में हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप वहाँ कराची में बैठे हैं, हमारी आंखें शायद ठीक नहीं थी, हमने शायद कुछ नहीं देखा, उन्होंने कुछ किया हो, आप लोगों ने शायद कुछ देखा हो। तो सीधी सी बात है कि वो वहां से आते हैं, उनका एक काम है कि वहां से एयर टिकट लिया, यहाँ पर आके इवेंट में आए। अब आप क्या करेंगी? आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट, अब आप क्या करेंगी? क्या सवाल नहीं करेंगी या अब आगे क्या होगा बताएं? क्यों सवाल नहीं करेंगे? हम सवाल बिल्कुल करेंगे, हमें जब मिलेंगे वो उनसे भी सवाल करेंगे। हमने इस वक्त रावलपिंडी के हवाले से भी सवाल उठाए हैं। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट, ये होता रहता है, ये होता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है, पंजाब गवर्नमेंट के सारे अस्पतालों में यही हाल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्पतालों की बात नहीं है नादिया जी बहुत शुक्रिया नैयर, आपने वक्त दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वक्त जैसे बदलता है, चेंजेस आते हैं हर फील्ड में। हमारी फील्ड में भी चेंजेस बहुत आ रहे हैं। अगर आप एंकर्स की बात करें तो अब 2 तरह के एंकर्स हैं, एक तो टीवी एंकर्स और साथ में अब डिजिटल एंकर्स। वो काम थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बहुत से मैंने अपने साथ के देखे, मैं तो कब से काम कर रही हूँ, दे कुड नॉट कीप अप विद दिस डिजिटल फॉर्मेटिंग ऑफ एंकरिंग। मुश्किल है। हमें सिखाया जाता था कि एक बात इतने टाइम में करनी है और अब ट्रेंड है कि जी इतनी बड़ी बात इतने से टाइम में करनी है। सेकंड्स और मिनट से भी सेकंड्स में अब जो है हम कंटेंट बना रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं साथ साथ ट्रेन हुई हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर नहीं पाते। लेकिन जो बहुत सारी बच्चियां जो अब स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए एडवांटेज ये कि वो स्टार्ट ही इस फॉर्मेट से कर रही हैं, तो उनको एक एडवांटेज है। बिल्कुल ऐसे रेडियो का और थे तकाजे, उसके टीवी आया, टीवी एंकर के और थे, और अब टीवी के बाद साथ साथ पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और ये भी है। अच्छा, इसमें एक महारत की बात ये भी है कि जब आप टीवी पे आ रहे हैं तो एक डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, टेम्परामेंट लेके आ रहे हैं और अलग आपका फील है, और फिर आप जब सोशल मीडिया पे करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं या कोई रील्स वगैरह बनाते हैं तो अलग आपको एक चीज फील लानी पड़ती है। आपको ना कंप्रेस्ड कंटेंट चाहिए, तो वो हर एक की बस की बात। तो बड़े यंगस्टर्स बड़े अच्छे इस फील्ड में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत हिट भी हो रहे हैं, पॉपुलर हो रही है उनकी वीडियोस, बिलियंस में भी कुछ के व्यूज जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे 365 न्यूज़ को भी, और हम आपको पता है पहले दिन से हम यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं जिनके अंदर भी कुछ ना कुछ कोई स्पार्क होता है, तो 365 न्यूज़ प्लेटफॉर्म देता है उनको। लेकिन भाई हम एक ऐसी ज़बरदस्त पॉडकास्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, डिजिटल प्रेजेंटर भी हैं, तो क्या क्या है वो हैं? ज़हरा मलिक नाम है उनका, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और 365 न्यूज़ को भी। और ये डिफरेंट बात है कि सिर्फ ये लाइफस्टाइल, मेकअप, इन चीज़ों पे माहिर नहीं है, माहिर हैं अबाउट क्या कहना चाहिए, अपना ये जो बिजनेस शुरू करना, एंटरप्रेन्योरशिप टिप,
और बिजनेस के ऊपर, फंड्स के ऊपर, पैसों के ऊपर बड़ी मजे के और डिफरेंट तरह के बड़े पढ़े लिखे सब्जेक्ट जो है उन पे बात करते हैं। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। वेलकम अब्बू। आप क्या 365 न्यूज का हिस्सा बन गई हैं? कह दें आपको 365 न्यूज की एंकर, या अभी नहीं कोई है? वेलकम टू द फैमिली कह दें। जी ज़ैनब, हम ये कह रहे थे कि फैमिली का हिस्सा कहें ना कहें, अभी थोड़ा सा वक्त है, एक दो दिन है, क्या है स्टेटस? नहीं, आप मुझे फैमिली का हिस्सा कहें। मैंने जो है वो 365 को ज्वाइन कर लिया है। Welcome. और मीडिया इंडस्ट्री को तो मैंने बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो इसका ज़ैनब बताएं कि 365 में अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उस पर बड़ी तवज्जो है, तो आप टीवी पे होंगी ज़्यादा स्क्रीन पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म? उसके तो आप बड़ी माहिर भी हैं। अच्छा, मैं डिजिटल की कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। स्टार्ट तो मैंने टीवी से ही किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर डिजिटल का जब एरा आया और फिर डिजिटल में ख़ुद को मैंने इवॉल्व किया, एल्गोरिथम को समझा कि किस तरह से आपकी वीडियोस वायरल जा सकती हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो आने वाला दौर है वो डिजिटल का ही है, लेकिन आप डिजिटल को टीवी के साथ जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। नहीं, आप 365 पे ज़्यादा डिजिटल पे होंगी ज़ैनब, या आप टीवी पे होंगी? ये भी ज़रा प्रेजेंट मैं फ़िलहाल जो है वो डिजिटल पे आऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर आप भी मुझे टीवी स्क्रीन पे देखेंगे 365 के। चलें, गुड है। और फिर कंसल्टेंसी के कितने पैसे लेती हैं? थोड़ी वायरल क्लिप्स करवाने हमें भी। थोड़ी मास्टर क्लास दे दें, ट्यूशन। आपने लगता है आपने मेरी कंसल्टेंसी की भी वीडियोस देखी हैं। तो ऐसा है कि ना डिजिटल में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी यूथ है ना, जो जेनजी है स्पेशल के, वो टीवी नहीं देखती है, बिल्कुल भी नहीं। तो उसको डिजिटल पे लेकर आना और न्यूज़ बेस्ड कंटेंट बनाना अब जो है वो बहुत इजी होता जा रहा है। पहले बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती थी। पहले आपको पता है कि बहुत क्रीपी और क्रिंज कंटेंट जो है वो वायरल हो जाता था, लेकिन अगर अब आप देखें तो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं सोशल मीडिया पे अब वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जो है वो न्यूज़ बेस्ड, एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट को जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एल्गोरिथम की भी आपने बात की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वायरल करें कैसे वीडियो, जो भी कंटेंट हो, तो कंटेंट क्रिएटर कैसे वायरल करे अपनी वीडियोस को? अच्छा, ये अगर आप एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि मार्केट में किस चीज़ का गैप है। हमारे क्या होता है यहाँ पे, अगर आप 10 फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को देखें तो वो फैशन पे ही बना रही हैं, लेकिन अगर एक वो जो 11th वाली कंटेंट क्रिएटर होगी ना, उसको जो है वो कुछ अलग करना है तभी वो वायरल होगी। तो ये इंटरेस्ट की भी बात होती है। किसी को जो है वो फैशन में होता है, मुझे तो न्यूज़ बेस्ड में है, जर्नलिज्म में है, तो मैंने फिर उस चीज़ को क्रैक किया और बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स, मुझे अपनी मीडिया इंडस्ट्री में अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, मेरी स्किल्स को पॉलिश करने में जो है वो मुझे हेल्प आउट भी किया। तुमने सवाल को घुमा दिया। जर्नलिज्म की आपने बात की है, तो इसमें अब तो बहुत रील्स का शॉर्टेस्ट पॉसिबल उसमें टाइम में बताना आपने, उसमें यार कॉम्प्रोमाइज भी तो होती है ना। खबर जो खबर होती है वो एक्चुअल नजर नहीं आ रही होती, क्लिकबेट, ये भी मुश्किल है ना। होती है, लेकिन अब ये देखें, ये पूरे दिन की एक रिसर्च है। जो कि एक जर्नलिस्ट है उसके पास 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से खबर आ रही होगी, उसको एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सी जो है वो न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ जो है वो रियल है। तो वो एल्गोरिथम की जब आप बात कर रहे थे ना, तो मेटा का एल्गोरिथम तो हर रोज़ चेंज होता है, हर वक्त चेंज होता रहता है। तो करंट ये चल रहा है कि जो भी न्यूज़ आए आपको फ़ौरन उस पर बना के आप अपलोड कर दो विद योर रिसर्च। ये नहीं कि आपने 10 क्रिएटर्स की वीडियोस देखी हैं और आपने उसको देख के बना यानी दिया। क्वांटिटी ज्यादा, जल्द बैक टू बैक आप चीजें डालते हैं। नहीं सर, फौरन भी, और इमीडिएटली उस पे आपने जो वीडियो बनाई वो लोग सर्च कर रहे हैं इमीडिएटली। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि ब्रेकिंग की बात है कि जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वट एवर द न्यूज़ इज़, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, चाहे वो कोई सोशल इशू है, आप उसी टाइम ही बना दें, क्योंकि जो रीच है ना वो उसी टाइम आएगी। और जो ऑडियंस है वो फिर ये भी होता है कि अगर आपने बहुत लेट बना दिया ना, तो वो आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रही होगी कि हमें तो पहले से न्यूज़ पता है, हमने तो देखी है, तो फिर उसको फायदा भी नहीं होता। अच्छा, वो आपको फौरन क्विक में बनानी होती है। ज़ैनब, एक चीज़ बताओ, बड़ा ज़रूरी, मेरे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं लोगों की पसंद के भी। मुझे बताओ, इस वक्त मोनेटाइजेशन सब चाहते हैं कि जो कंटेंट बनाए तो सिर्फ व्यूज़ नहीं, हमें माल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। ऑब्वियसली इतना वक्त लग रहा है, खुद खर्चे भी हो रहे हैं,
तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट बिल्कुल। अर्निंग जहां हो सकती है? क्योंकि यूट्यूब है, टिकटॉक का लोगों को पता नहीं पैसे आ देखिए, रहे हैं नहीं आ रहे, अभी तो इंस्टाग्राम वैसे तो monetization जो है वो- बिली उसकी हमने कल वीडियो की, उसमें बताया लोगों को इतनी ज्यादा वायरल हो गई, 3 लाख पहले घंटे में व्यूज आ गए। अब बिली क्या है वैसे ये? वो भी पूछेंगे नहीं पहले, लेकिन मेन प्लेटफॉर्म जहां आप ज्यादा अर्न कर सकते हो 365 अच्छा, के इस वक्त जहाँ से आप सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं ना, वो इंस्टाग्राम है। मोनेटाइजेशन फेसबुक की है, यूट्यूब की है, लेकिन इंस्टाग्राम से आपको ज़्यादा बिजनेस आता है। बिजनेस तो या आप कोशिश करें कि मोनेटाइजेशन ऑफ द इंस्टाग्राम पे ज़्यादा प्लेटफॉर्म? से ज़्यादा प्लेटफॉर्म तो नहीं पैसे दे रहा। मोनेटाइजेशन इंस्टाग्राम पे नहीं है वो। एग्जैक्टली हाँ। नहीं, वो मैं बात आप कर रही देखिए, हूँ, वो सिर्फ मैं बिजनेस YouTube की आपको बात नहीं पैसे कर देता है या रही। Meta? नहीं मैं बात कर रही हूँ वो प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म खुद पैसा देता हो, जैसे यूट्यूब देता है, वो वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूट्यूब है, फेसबुक है, फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन है। बस ये फिलहाल तो यही 2 प्लेटफॉर्म्स है लीगली पाकिस्तान में जो कि आपको पैसे देते और हैं। टिकटॉक? बाकी कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो दुबई से बैठ के कर लेते हैं, दुबई की सिम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये भी वैसे इलीगल है, FIS को भी बहुत पिछले कुछ दिनों में उस पर बड़ा क्रैकडाउन हुआ था। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आप लॉन्ग टर्म में पैसे कमाएं और आपका कंटेंट भी अच्छा हो और बिजनेस भी आए, वो फिर आपके पास इंस्टाग्राम है। सही है, यानी वो उसमें फिर कोलैबोरेशंस के लिए और दीगर चीजों के लिए भी आपको वो इस तरह कह रही है ना, पैसे के अलावा। हाँ जी, कोलैबोरेशन बिजनेस भी हो बहुत सकते हैं। अच्छा प्रमोट हो जाता है आपका। इंस्टाग्राम पे सारी यूथ है और पैसे भी बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, किस टाइमिंग में? सुना है टाइमिंग का भी बड़ा मैटर करता है। सुबह 4 बजे अगर कोई वीडियो अपलोड किया तो उसके व्यूज नहीं है, नहीं, फिर 3 बजे के बाद है। व्यूज आएंगे यूएस में। ये क्या है? ये क्या चीज है? मुझे- उसके यूएस यूके में व्यूज हाँ, वही ना, आएंगे। यूएस यूके में नहीं, आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अब इसका मैं ना आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। एक जॉब करने वाला बंदा है जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, ठीक है, वो हर वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं देख सकता, लेकिन जब भी वो ये चाहता है कि उसने मोबाइल ऑन करना है तो उसके सामने कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी खबर आए या फिर कोई ऐसी वीडियो आए जिसको इंटरटेन करे। अब कोई सोशल इशू से रिलेटेड आ गई है और आपने कंटेंट क्रिएटर ने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है वो एक नज़र रख के देखेगा। तो उसमें वो बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे पोस्ट करें, आप रात को 8 बजे पोस्ट करें। हाँ, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ये होता है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान शाम को बिल्कुल पोस्ट ना करें। सब अपने अपने घर जा रहे होते, कोई भी नहीं दिखता। 7 PM से ऑनवर्ड का जो टाइम है उस पर अच्छी रीच आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, इसमें एथिक्स भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो करंट अफेयर्स पे बात करना, एक होता है कि जनरली वैसे उस खबर को बिगाड़ के झूठ पेश करना, या सेलिब्रिटीज़ पे बात करना या पॉलिटिशियंस पे बात करना, उसमें बहुत ही झूठ होता है। तो क्या ये लोग जिम्मेदार होते हैं और कहीं इनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, और इनके एथिक्स क्या होने चाहिए? एथिक्स तो खैर बात करना ही फजूल है, कोई एथिक्स अच्छा, एक्शन लेना चाहिए। अभी तक तो जो फेमस हो जाता है, जिसका कोई केस वायरल हो जाता है, उसी पे एक्शन लेता है। लेकिन लास्ट ईयर ही एक लॉ ऐसा तैयार किया जा रहा था सेलिब्रिटीज़ के हवाले से। ये जो डीप फेक वीडियोस बन जाती हैं या वॉइस क्लोनिंग जो है वो करके बहुत सारे बिजनेसेस अपने ब्रांड्स की प्रमोशन कर देते हैं, तो इस पे एक बिल प्रेजेंट तो किया गया था लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ। होप सो वो पास हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की, मीडिया इंडस्ट्री में सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वैसे कभी कभार ज़ैनब ऐसा लगता है, आपको होता है कभी कि कोई चीज वायरल हो गई और आप कहते हो यार ये तो बिल्कुल ही मतलब कैसे हो गई, ये कैसे वायरल हो गई, ये ऐसे इतने व्यूज मैं आपको कैसे आ गए? बताऊं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि एक न्यूज़ आपको लगती है कि यार ये न्यूज़ जो है वो आपकी वायरल हो सकती है, ये आपको लगता है, लेकिन वो नहीं होती है। और एक बड़ी पैथेटिक सी न्यूज़ होती है जो आप कहते हैं कि बस ठीक है इसको सर से उतारना है, वो ऐसे वायरल हो जाती है कि आप खुद ही आज तक मुझे नहीं लगता, मैंने कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं देखा जिसने मेटा का एल्गोरिथम क्रैक कर लिया, उसको समझ आ गया हो। ये डेली बेस पे चेंज होता है, यू नेवर नो कि कौन सी चीज कब वायरल हो जाए। अच्छा, तो उसमें कौन सी ऐसी वीडियो थी, वीडियोस बनाते हैं ज़ैनब, कौन सी ऐसी सरप्राइज हिट थी वीडियो जो बनाई और कहा ओहो ये इतने व्यूज, किस सब्जेक्ट पे थी? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। ये तो मुझे 5 महीने लगे थे इसको समझने में भी। तो जो बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, क्योंकि मैं न्यूज़ बेस्ड ही बनाती थी, या एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल होती थी। बहुत ज़्यादा। नहीं, कैसे, कौन सी ऐसी वीडियो थी हमारी ऑडियंस को चाहिए? अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं आपको वही बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि हमारी ऑडियंस को चाहिए कि हम किसी तरह पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, या हमें पैसे मिल जाएं गवर्नमेंट की तरफ से।
बड़ी जबरदस्त। फॉर इंस्टेंस मरियम नवाज ने कोई अच्छा, न्यूज़ वीजा की, प्रोग्राम हाँ, मुझे launch इससे याद किया है, वीजा की उस हमने पे तो बहुत बात की अच्छी थी। रीच आ जाएगी। उस पे इतने कमेंट्स इतनी उसमें अच्छा मुझे बताओ, आर यू यूजिंग AI फॉर योर कंटेंट क्रिएशन? क्योंकि अब AI से भी आसानियां हो गई हैं, आप कैसे इस्तेमाल कर रही हैं और कौन सा वाला AI से आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। AI आपको बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना सकता है अगर आप उसको सही मायनों में कौन use सा करें। वाला जैसे प्लेटफॉर्म क्या यूज AI कर रही आपके पास, हमारे पास चैट GPT सबसे अच्छा है, जेमिनी वीडियोस सबसे बनाने अच्छा के, है। वीडियोस आप के पेड लिए टूल्स की तरफ ना देखो जाएं। वो तो रिसर्च के लिए हो गया, अच्छा, वीडियोस वीडियोस के लिए एडिटिंग, वो थंबनेल्स। नहीं, देखें वो सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं है, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है ना, आपके पास वीवो का भी फ़ोन है, तो आप बेचारे चैट GPT को कहें मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है, मुझे बताओ मैं इसकी सेटिंग्स कैसे करूं कि मैं उसमें अच्छी क्वालिटी में वीडियो शूट कर सकूं। वाह। मैं जो है वो हैवी पेड टूल्स अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे उसमें बताओ कि मैं अफोर्डेबल जो है वो पेड टूल्स कौन से, अगर मैं पेड भी नहीं यूज़ करना चाहता या करना चाहती तो कौन से ज़ैनब, हैं जो मैं बहुत free शुक्रिया। access कर सकूं। और अभी वो तो आपको अभी एक तो एक चीज़ अभी तो बता शुरू देते हुई है बातें हमारी आपकी। वीडियो एडिटिंग आपसे का बहुत बता सीखना दो, मिला। कौन सा AI यूज करें मॉड्यूल वीडियो एडिटिंग के लिए? अच्छा, AI वीडियो एडिटिंग के लिए जो है वो जो जितने भी AI वीडियो एडिटर्स हैं वो करते हैं ये प्रीमियर, और एक सोरा भी है, सोरा भी कोई है। सब I मत don't know बताएं about, नादिया को, सब editing मत tools, बताएं, मुझे कुछ भी बात के लिए भी रखें। नादिया ज़ैनब, बहुत शुक्रिया नादिया आपने अभी अपने- मैनुअल एडिटिंग कर रही है, मुझे लगता है कि मेरा मजाक नहीं समझ वेलकम AI करते को नहीं हैं समझ आ ज़ैनब रही। को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेपाल की हमने कुछ बात बतानी है आपको। नेचुरल क्लैमिटी इसको कहें, हादसा कहें, मतलब सैकड़ों की तादाद में जाने गई है। नेपाल और चीन के सरहदी इलाके में बर्फ़, मिट्टी और चट्टानों का एक बड़ा तोदा क़यामत ढा गया है। और बताया जा रहा है अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 359 अफराद हलाक हुए हैं, दर्जनों लाशें अभी भी दबी हुई हैं। तबाहकुन सैलाब है, ये देखिए आप। और ये सैलाब डाउन द ड्रेन बहता हुआ, फिर नेपाली हुकाम ने ये बताया कि डेथ टोल कितना हो गया है। इसके साथ साथ तिब्बत की जो ग्याबिंग काउंटी है, यहाँ पर लापता अफराद की तादाद है 558, यानी 359 वो, 558 ये 260 गैर मुल्की भी लापता हैं। चीनी सरकारी नशियाती इदारा ये बता रहा है। तो आप देखें एक्सटेंसिव ये और तबाही। अब इसके अगर इसकी कॉज वजह की से भी बात कितना करें इसका- तो क्लाइमेट चेंजेस तो हैं ही, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस ने कैप्चर किया, जी, उन इमेजेस में ज़ोहेब ये था कि जो ग्लेशियर है इससे पहले और उसके बाद का इमेज एकदम फ्लैट। बिल्कुल। तो ग्लेशियर जो है अपनी जगह छोड़ के गिरा है, और जब वो रोल हो रहा था, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में से समझा रही हूँ, तो डेब्री और ये सब मिट्टी वगैरह चीज़ें वो अपने साथ लेके बड़ा होता गया और फिर ये क़यामत बन के बिल्कुल सेंट्रल नेपाल में पहुंचा। और फिर देखिए इतनी उसके तबाही एडजेसेंट, की है। बिल्कुल एडजेसेंट या उसके बिल्कुल किनारे पर जितनी भी आबादी थी वो सबको गिराते हुए चला गया ना, डिमोलिश करते हुए। और उसमें ज़ाहिर लोग थे, उन सबको अपने साथ बहा ले गया। पता नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग लापता हैं। इतनी बड़ी वैसे नेचुरल क्लैमिटी हमने बहुत कम ही इससे देखी है। बचना पता है तो कोई कैसे, अल्लाह अपना चलिए, ये रहम हौलनाक, अल्लाह सब पे रहम करे। वाकई पाकिस्तान में भी आप देखें कि वो जो बालाकोट का जलजला भी हमें याद है, अताबाद वाला, ग्लेशियर वाला भी। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते जाइए। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ोहेब, एक बात बताओ जी, एक 8 साल का बच्चा क्या नॉर्मली सवाल आ रहा है? पाकिस्तान में किस ग्रेड में होता है? 8 साल का बच्चा तो अपने मतलब उसको खाने के लिए भागना पड़ता है, उसके लिए नहीं, खाना किस खा लो, ये कर ग्रेड लो, में वो कर लो। होता है? किस ग्रेड में होता है 8 साल का बच्चा? थर्ड ग्रेड में होगा, फोर्थ में होगा। अभी ज़ोहेब को नहीं हिसाब किताब पता, हम तो गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं इस स्टेज से, तो पता है कि थर्ड फोर्थ ग्रेड में होगा। उसके पीछे माँ बाप भाग रहे होते हैं, बेटा पढ़ लो, होमवर्क कर लो। उसकी ट्यूशंस भी होती हैं, जी हाँ, क्योंकि होमवर्क नहीं करना, दांत ब्रश कर लो। यही एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एक हमारा चैलेंज होता है कि वो दांत ब्रश कर ले, होमवर्क कर ले, टाइम पे सुबह उठ जाए और खाना खा ले। अब खाना खा ले, और ये कि बस छुट्टी के बाद मिल जाए इतने से बच्चों में कि हमारा बच्चा कहाँ है, आ जाए और थोड़ा खेल कूद ले। हाँ, और टाइम पे सो जाए। तो यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारा ख्वाब पूरा करते कि दिन सुकून से गुजरे। बेटा मोबाइल ना देखो, ये नहीं ना देखो, गेम्स ना खेलो। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और फिर
ओ लेवल्स पे आती हूँ, फिर कनेक्ट करूँगी। ओ लेवल्स में जो बच्चे अपेयर हो रहे होते हैं उनकी उम्र होनी चाहिए जो होती है नॉर्मली 15, 16, 17, फिर ऊपर भी जाता है। लेकिन ओ लेवल्स में कोई बंदिश नहीं है कि जी कोई एज मिनिमम आपकी हो तो ही आप अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जीनियस बच्चे होते हैं जिनको वो अलाउ करते हैं कि किसी भी एज में आप अपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, फीस दे दें, अपेयर हो जाएं। तो ये पाकिस्तानी जो प्रोडिगल चाइल्ड है माशाल्लाह, इसने कमाल किया। मोहम्मद रिकॉर्ड अब्दुल्ला कायम किया, जी जी, आलमी रिकॉर्ड कायम किया। एट द एज ऑफ 8 ही अपीयर्ड फॉर ओ लेवल एग्जाम इन काउंटिंग, जो हमें अपनी जब हम And एमबीए कर रहे cleared थे it. Oh, बीबी तो हमें नहीं समझ आ रही थी अकाउंटिंग, यार कितनी मुश्किल होगी, लेकिन यार अकाउंटिंग पे आलमी रिकॉर्ड बनाया। तो मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तीनों की तरह क्या बात है, तुम बैठे ही ऐसे हो ना, मतलब वो बैठने से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तुम्हारा, एक हाथ इधर और एक उधर। वेरी गुड, कितने अच्छे लग रहे हो तुम, हीरो लग रहे हो, जेम्स बॉन्ड लग रहे हो। अब्दुल्ला मेरे बच्चे को बताओ थैंक यू। है ना, कितना प्यारा रहा। अच्छा, मुझे लगा शायद 8 का नहीं है, तुम वाकई 8 साल के बच्चा माशाल्लाह प्यारा सा। अच्छा मोहम्मद, तुम्हें तो पहले बहुत, मोहम्मद अब्दुल्ला मुबारक हो। और मुझे तुम बताओ कि तुम पहले स्कूल भी जा रहे थे या थैंक यू। एकदम ओ लेवल का एग्जाम कैसे किया? स्कूल जाते थे पहले, उससे पहले या नहीं, या प्राइवेटली पढ़ रहे थे? थोड़ा सा बताओ बेटा, चल क्या रहा था? मैं 2 इयर्स पहले, इस टाइम 2 क्लास में था। 2 इयर्स पहले मैं पहले आई थिंक 5 इयर्स में स्कूल भी जाता रहा था। साथ मेरे अब्बू मुझे एक फ़न के तौर पे अकाउंटिंग भी पढ़ा रहे थे। मेरे अब्बू पिप्पा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मज़े की बात यह है कि वो पिप्पा के ओनली गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पिछले 13 सालों में वो 9 मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं, वो ACCA क्वालिफाइड भी हैं, वो अपना टीचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं जहाँ बेटा उन्होंने तो अपने टाइम पे किया ना सब कुछ, अपनी उम्र के हिसाब से किया। ये तुम्हारी बात हो रही है कि ये तुम बताओ कि 8 साल में कैसे तुमने ओ लेवल्स का पेपर किया? एक पेपर के लिए अपेयर हुए हो या और भी ओ लेवल्स के एग्जाम दिए हैं? ओ लेवल्स के अकाउंटिंग में ना 2 एग्जाम्स होते हैं। Yes. आपने दोनों पास करने होते हैं। बेटा मेरे बेटे ने दिए पास होते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो बताओ, मैंने सिर्फ अकाउंटिंग ही दिया था। मैं अपने बेटे का ग्रेड नहीं बताऊंगी, तुम बता, लेकिन क्या क्या ग्रेड आया ये बताओ। सॉरी, ग्रेड क्या आया ओ लेवल्स में? मेरा C ग्रेड आया था, लेकिन C ग्रेड भी इसलिए आया था क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और मैं पहली टाइम कोई एग्जाम में अपीयर हुआ था या कुछ इस पहली टाइम में एग्जाम में C बड़ा जबरदस्त होता है। थोड़ा सा डरने लग गया ये जो अपने बेटे की बात बता रहे, कितने साल का है? वो 18 का होने वाला 18 है। का होना, तुम 8 साल के, और तुम फन के तौर पे तुम्हें अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे। फन के तौर पे तो फुटबॉल लेके देते हैं पापा। फैंटास्टिक ग्रेड, यू नहीं आना चाहिए, लेकिन C बहुत अच्छा ग्रेड है बेटा, शाबाश। मुझे बताओ ये एग्जाम में तो मेरे ख्याल बाकी उन्हें तो पेपर ही उनसे नहीं हो रहा होगा इसको देख के, है ना? अच्छा, क्या क्या आया था एग्जाम में? क्या मुश्किल था, कैसा था? हैं, नर्वस हुए थे? सॉरी, मैं क्या नर्वस हो रहे थे जब एग्जाम दे रहे थे? ओ लेवल्स में इतने बड़े बड़े अंकल बैठे हैं तुम्हारे साथ, नहीं अंकल, बच्चे बैठे हुए, बड़े बड़े भैया। इतने बड़े बड़े जब वो बैठे हुए थे तो मैं थोड़ा सा ही डर रहा था शुरू में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े बैठे हैं तो अब इससे मेरा क्या लेना देना है, अब पेपर फेल करना थोड़ी आई हूँ, पास करने और चलो सही पेपर बात। पे फोकस करो। और वो तो यही सोचे जा रहे थे, और वो ये कह रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे मेरी तरह, बेटा भाई कहाँ है? सुनो, क्या क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, नहीं, आप बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा तो नहीं डर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भाई इतने बड़े बड़े बैठे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं पेपर पास करने आया हूँ, फेल थोड़ी करने आया हूँ, चलो अपने पेपर पे फोकस करो। और वो यही सोचे जा रहे थे कि ये कौन आ गया है, हम वो ये कहते हैं बेटा भाई को लेके आओ, भाई कहाँ है तुम्हारा? भाई की जगह पेपर दे रहे हो तुम। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, ये पेपर माशाल्लाह क्लियर हो गया, अब सब फ्रेंड्स वगैरह सब फैमिली में कितने खुश हैं, और आगे क्या करना है अब्दुल्ला? मैंने आगे बड़े होके मैंने CA कर सकता हूँ, या मैं CA करके मैं CFO बन सकता हूँ, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म
खोल सकता हूँ और अपनी फिनटेक पढ़ना है और, तुमने, अपना फिनटेक teaching पढ़ोगे, institute भी खोल सकता हूँ। आप फिनटेक पढ़ोगे, फाइनेंस एंड टेक। और कहाँ जाना है, किस Sorry? यूनिवर्सिटी में, कहाँ जाके पढ़ना है, कोई सोचा है मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा है? अभी तो मेरा कोई इतना प्लान नहीं है कि कहाँ पे जाऊंगा, क्या पढ़ूंगा। अभी तो बस मैं रिलैक्स ही हूँ। अभी तो रिलैक्स ही हूँ, अभी तो आराम मैं हो रहा है छोटा हूँ। अच्छा मुझे बताओ यार, तुमने ये भी सही बात की, और अक्सर बच्चे मैंने देखा कि वो पढ़ाई में इतने लग जाते हैं कि फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कोई, लेकिन तुमने कहा कि यार मुझे मेंटली भी फिट रहना है और फिजिकली भी फिट रहना है, तो ये भी करते हो मैनेज? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? हाँ, मेरे अब्बू बस यही कहते थे मुझे कि आपने ज़्यादा पढ़ना नहीं है और आपने ज़्यादा खेलना भी नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कभी कभार तो ऐसे भी होता था कि मैं बुक पढ़ रहा था, अब्बू कहते थे आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बुक को बंद करो और जाओ खेलो। क्या खेलते? अच्छा वो खेलने के बाद मुझे बताओ, एक जो मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं, अब्दुल्ला मुझे बताओ अब क्या करना है, वापस ग्रेड 3 जाना है या तुमने अभी ओ लेवल्स की बाकी पेपर्स की तैयारी करनी है? क्योंकि आगे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हैज टू क्लियर द अदर एग्जाम्स, बट वापस ग्रेड 3 में भी जाना अजीब लग रहा है, क्या करोगे? अभी मैं जल्द पाकिस्तान के लिए भी और रिकॉर्ड्स भी बनाने वाला हूँ, बस सब लोग मेरे लिए दुआ करें। क्या रिकॉर्ड्स और क्या और पेपर्स देने? अब बस रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। अच्छा नहीं अब्दुल्ला मुझे बताओ, वापस स्कूल ज्वाइन किया है, वापस स्कूल जा रहे हो या अभी एग्जाम, अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेवल्स की, ये पूछ रहे बेटा। अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ और अब स्कूल जाने की भी सेंस नहीं बनती। हाँ, अब वो लेवल्स कर लिया तो मैं स्कूल क्यों वापस जाऊँ, फिर से 8 साल पढ़ूँ? यार स्कूल जाने की सेंस तो कभी बनी नहीं यार, हमसे पूछो, कभी सेंस बनी नहीं स्कूल जाने की। मुझे भी समझ नहीं आया मैंने इतना वक्त क्यों जाया किया। नहीं सही है। अब अच्छा तो होम स्कूलिंग करोगे और बाकी सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाएगा, पप्पा ही या टीचर्स रखने हैं? मेरे अब्बू ही मुझे पढ़ाते हैं और मैं होम स्कूलिंग करता हूँ। यार माशाल्लाह। क्या और बात पता है है यार, बात क्या है, क्योंकि पापा मास्टर है सब्जेक्ट के, उन्होंने स्मार्ट इसको टीचिंग कराई है, नहीं लेकिन स्मार्ट लर्निंग। अकाउंटिंग ही क्यों? और तुम्हें क्या उसमें इंटरेस्ट था जब पापा पढ़? तुमने कहा कि यार वो फन से पढ़ाते थे मुझे पापा, यार वो फन से तो फुटबॉल खेलते हैं पापा, क्रिकेट खेलते हैं, बैट ले देते हैं, तुम्हें अकाउंटिंग पढ़ाई उन्होंने? अकाउंटिंग मैंने इसलिए चूज की कि मैंने उसमें ये देखा कि आप उसमें सिर्फ अकाउंटिंग नहीं समझते, उसमें आप पूरा बिजनेस समझ लेते हैं, बिजनेस के इनकम्स देख लेते हैं, एक्सपेंसेस देख लेते हैं, एसेट्स देख लेते हैं, सब कुछ आप बिजनेस का उसमें देख लेते हैं, आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो तुमने तो फिर तुम ही चलाते होंगे सारा घर। पापा को तुमने कहा पापा बैठ जाए, मैं ही चला, मैं नहीं करना सब कुछ, सारे एक्सपेंस। सॉरी, नहीं कह रहा, तुमने पापा को कहा होगा कि पापा मैं देख लूंगा क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यूज है, आप छोड़ दें, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ 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 नहीं ये बड़ा कमाल, लेकिन पता है ये अकाउंटिंग बेटा बड़ा मुश्किल उसमें होता है, वो पता नहीं क्या क्या मेंटेन करना होता है इसमें, एल्गोरिथम्स पता नहीं क्या, बहुत सारी लेजर्स, लेजर मेंटेन करना पड़ता है, बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट, लेजर्स, एल्गोरिथम तो उसका था, बैलेंस शीट होता है, लेजर। ये चीजें ये आसान लगती हैं तुम्हें? अब बैलेंस शीट कौन सी मुश्किल है? हाँ, वो तो बस पीस ऑफ केक है। हाँ, बस 15 मिनट में बन जाती है बैलेंस शीट। हाँ, और एडवांस अकाउंटिंग, उसी में तो हम फंस जाते थे, दोबारा बनानी पड़ती थी यार बैलेंस शीट। हाँ, वो कभी कभार मेरे साथ भी होता था, एक छोटी सी चीज गलत हो जाती थी तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट यार फिर से बनाओ। यही तो बात है। एडवांस अकाउंटिंग में भी जाओगे तुम, ज़रा एडवांस अकाउंटिंग भी इजी होगी तुम्हारे लिए। हाँ, अभी तो फिलहाल मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन बाद में भी मेरा यही प्लान है कि मैं अकाउंटिंग चूज करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब 10 तक काउंट करके दिखाओ मुझे। हद होगी वो तुम काउंट करके बताओ। अच्छा मुझे बताओ अब्दुल्ला कि अभी 7 पेपर और हैं, तो उनमें से कोई मुश्किल लग रहे हैं सब्जेक्ट्स जो आपको मुश्किल लगे?
मैं सॉरी मैंने कहा पापा कौन से काम करवाते हैं और कौन खुद से तुम कर लेते हो खुशी खुशी? मैं बैलेंस शीट वगैरह बना लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेता हूँ। हाँ, नहीं, घर वाले काम, अलमारी साफ करना। नोट्स भी आजकल नहीं बेटा, घर वाले काम, अलमारी साफ करना, थोड़ा सा अपना चीजें साफ ब्रश कर करके लेते हो, रखना। हमें तो 10 दफा ब्रश का कहना हाँ। पड़ता है। ब्रश किया है ना? नहीं किया? थोड़ा घर में कौन से अपने वाले काम कर लेते हो? अपना बेड बना लेते हो? अब घर के काम तो मैं नहीं करता। शाबाश। और क्या तो चाहिए? क्या जरूरत छोड़ो है भी, घर कोई के जरूरत काम नहीं। अच्छा, खेलते क्या शौक है इसके अलावा? पोकेमन कार्ड्स, वीडियो गेम्स, लेगो, PS5 क्या खेलते हो करते इसके हो? अलावा? क्या पसंद है? कार्स? सॉरी, क्या बोल रही हैं? मैंने कहा बेटा क्या खेलना क्या पसंद करते हो अपने फ्री टाइम में? पोकेमन कार्ड, लेगो वगैरह, ये PS5 गेम्स? फ्री टाइम में मेरे भी बहन भाई भी नहीं है, तो बस मैं कहता हूँ कि कोई बहन भाई नहीं है तो अब तो चलो अब मैं ChatGPT से ही कभी गप्पे मारना शुरू हो जाता हूँ, कभी AI से, कभी क्या। हाँ, अगर कोई काम ना हो तो काम करने के लिए तो बहुत है। हाँ। हमसे बात किया करो ना, नादिया आप ही है तुम्हारी, हमें यार बहन भाई तुम्हारे। नहीं, अजान से ना बात करो अपने बेटे से, और तो क्या? काउंट्स पढ़ रहा है, ज्यादा अच्छा होगा। आजान से बात। कितने बच्चे तुम्हें देख रहे हैं पता है? वही कह रहे हैं कि एक तो हैरान भी बेटा हो रहे हैं। हाँ, और वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे वीडियोस हाँ। बनाओ इसकी अकाउंटिंग टिप्स की, ठीक है? यूट्यूब पे मैं नहीं वीडियोस देखता। यूट्यूब, हाँ, वैसे ही इतना ऐसा माइंड रख के कौन यूट्यूब देखेगा? या बोरिंग सा बस स्क्रॉल, या फिर वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा होता है यूट्यूब। अब्दुल्ला बेटा तो मुझे रियल ही नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये हम AI तो नहीं है कोई बच्चा। इतना अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ। देखिए हम दोनों इस वक्त जो है ना इसी कैफियत से बस कंपैरिजन कुछ कर रहे हैं, अंदर ही अंदर चल रहा है। डिप्रेशन हो गई है अब्दुल्ला के अब्बा। हमें तो प्लीज, मेरे ख्याल अब्दुल्ला के अब्बा से नेक्स्ट टाइम बात करनी चाहिए कि इन्होंने कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग की अपने बेटे की, और बेटा खुशी में बोल रहे हैं सब माशाल्लाह। अब्दुल्ला वी आर सो प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है, God खुश bless रहो you, भाई। God bless। थैंक यू। क्या बात है यार, तो बच्चे हैं, बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। गॉड गिफ्टेड है। वैसे ज्यादातर इनके पापा की मेहनत तो है, लेकिन गॉड गिफ्टेड भी है ये बच्चे। एक्सेप्शनल है भाई, 8 साल की उम्र में अकाउंटिंग जागे ना दे। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते। ऐसे भी बच्चे होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मेरा बहुत ही फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम सेलिब्रिटीज से बात करते हैं। क्या बात है, सितारे जमीन पे आ जाते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होती है। वक्त का मुकाबला सख्त, तो फिर डायरेक्ट जो है हम ज़ोहैब शुरू करेंगे। सितारों से सितारों की बातें भी जो होती हैं वो भी आपको बताते हैं और हम। बड़ी एक दूसरे से स्टार्स बातें भी करते हैं, लड़ते भी हैं वो भी बात होती है। खैर, अभी हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है और उनकी खास बात ये है कि राडा से उन्होंने MA किया, मास्टर्स किया, और पहली खातून भी क्या, मतलब ज़िया साहब ने बैचलर्स किया था राडा से, ये मास्टर्स किया इन्होंने। और पाकिस्तान में कोई ऐसी खातून एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने राडा से। राडा है क्या? ये है रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, तो वेल क्वालिफाइड है। फिर नापा से में बड़ा काम किया, फिर थिएटर में बड़ा उसके बाद अब पाकिस्तानी ड्रामाज में भी नजर आती हैं। अभी जस्ट बिल्कुल रिसेंटली बात करें तो एक मोहब्बत और में सीमा का कैरेक्टर वो इन्होंने किया, और वो सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ हस्बैंड जो है चीट कर रहा है अपनी एक्स फियांसी के साथ, मतलब चाह रहा है कि जी मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, लड़की नहीं है वो। और वो माया का कैरेक्टर माया ने वो कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन ये जो बेगम है, इनको पता चल जाता है कि जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्स थी, उसमें ये इंटरेस्टेड है, क्या दोस्त भी है। अब याद आ गया आपको, बिल्कुल ये बड़ा डिस्कस भी हुआ। अभी ड्रामा ख़त्म भी हो गया और आखिरी इनकी लाइन कि मैं ऐसे हस्बैंड को क्या करेंगे उनके साथ, ये इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गले का तोक बन के रहूँगी। घी पे जोर दिया। तो ये तो हमारे सारी साथ बातें हानी हुई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हानी कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हाँ, सुबह बखैर। हाँ हानी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला कि ड्रामा ख़त्म हो गया, एक मोहब्बत और। अच्छा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ड्रामा कैसा कंक्लूड हुआ, क्या हुआ? एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगी बहुत बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि फारूक रिन इतना बड़ा नाम है इस ड्रामे का। फॉर मी द बिगेस्ट गिफ्ट इज़ दादा, द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और दादा ने आपको क्या गिफ्ट दिया?
दादा ने मुझे बहुत बहुत गिफ्ट दिए हैं। मैं सच्ची बताऊं तो मैंने उनके साथ बहुत एंजॉय किया सेट पे, मैंने उनके साथ बहुत सीखा। लेकिन जब मैं एक मोहब्बत और शूट कर रही थी, उसी वक्त मैं मुसद्दिक मलिक का मेरी ज़िंदगी है तू भी कर रही थी। तो एक बहुत वाज़े तौर पे प्रोडक्शन का फ़र्क था, टीम्स का फ़र्क था। दादा का जो कैलिबर है, एक आदमी जिसने आपको हिट पे हिट दिया, डेकेड्स, एक ब्रांड नेम है फारूक रिंद, और सिर्फ ब्रांड नहीं, एक पक्के आर्टिस्ट हैं। हाँ, सही। जिस तरीके से मैं कहूँगी मुसद्दिक की भी मैं उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि ही हाँ, तो यहाँ प्रोडक्शन की वो सपोर्ट नहीं थी, प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको अगर कहूँ, मुसद्दिक का जो सेकंड एडी है वो जर्मनी का पड़ा हुआ लड़का है, और हमारा यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो किस कैलिबर का जो है, कोई बिल्कुल ही एक नाकारा किस्म के शख्स को आपने जो है असिस्टेंट बना दिए हैं। एंड इट इज़ सो अनफेयर एंड रॉन्ग, क्योंकि हमारे मुल्क में इतने फिल्म स्कूल्स हैं यहाँ पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है। लोगों को आता नहीं है काम, आता है, लोग मरे जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी लेकिन के लिए। हानि जो इसकी राइटर हैं फायजा इफ्तिखार, उन्होंने तो डायरेक्टर को से सवाल किया ना कि मेरा स्क्रिप्ट खराब हुआ है, अगले जन्म में इनको डायरेक्टर ना कीजिए। ये इस तरह उनको कह रही थी। वो तो सीरियसली इनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं कि स्क्रिप्ट, कहानी, पिक्चराइजेशन, उनके कैरेक्टर्स की जो बनी है वो तो कुछ अलग ही है। अच्छा, मैं थोड़ा इससे इख्तिलाफ करती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे भी काम किया है, मैं थिएटर में काम करती थी, मैं अमेरिका में भी रही हूँ, कनाडा में भी, लंदन में भी, और ये दुनिया भर ग्लोबल इंडस्ट्री का दस्तूर है, क्रिएटिव इंडस्ट्री का, कि आपके पास स्क्रिप्ट आता है, डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, एक्टर के साथ बैठते हैं, एंड द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ रियली गुड डायरेक्टर एंड अ रियली गुड एक्टर, और जिसको हम कहते हैं थिंकिंग एक्टर और थिंकिंग डायरेक्टर, ये होता है कि आप मिल के कुछ इम्प्रोवाइज़ करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप सेट पे जो माहौल है, या जब कैरेक्टर कोई एक्टर पकड़ लेता है, इवॉल्व, वो एक चीज़ इवॉल्व हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जब हम लिखते हैं ऑन पेपर, वो वैसे ट्रांसलेट नहीं हो पाती ऑन दैट कैरेक्टर, ऑन दैट एक्टर एट दैट पॉइंट। तो ये डायरेक्टर का काम होता है कि उसको जरा हम मोल्ड ऐसे करें, या उसको बेहतर कैसे बना तो नॉर्मल बात है ना। लेकिन राइटर अगर ये शिकवा करे तो इसका मतलब कि बड़े शिफ्ट है उसकी स्टोरी में कर दिया गया, स्टोरी में बिल्कुल उसको जो है ना अपसाइड डाउन कर दिया गया, अगर राइटर ऐसा करे। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ये पता चला था कि एक्चुअली स्क्रिप्ट में ये, एक तो पूरा स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आया था, लेकिन स्क्रिप्ट में ये भी था कि जो माहम है, जो भाभी का किरदार है, वो माहम जो है हारून पे थोड़े डोरे डाल रही थी। अब ये इतनी रिस्पॉन्सिबल चीज़ लिखी है, वैसे तो आपने इतना नायाब स्क्रिप्ट लिखा है जिसकी इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग है, ने लिखा था ओरिजिनल, गालिबन ये लिखा गया था कि जो है माहम हारून पे फिर, जो अच्छी बात नहीं है। ये बीच में हमारा एक पूरा ट्रेंड आ गया था कि हम दिखा रहे हैं कि जी जो साली है वो जो है अपने बहनोई के ऊपर डोरे डाल रही है। ये एक बहुत बुरी, आई थिंक इंडियन ड्रामों से हमने कुछ पकड़ लिया था। इसमें वो जो कुत्सिया का कैरेक्टर है वो आहत को पसंद करने लगा था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, जो आई थिंक बहुत राइटफुली हमने रिमूव किया, क्योंकि इट वुड हैव टेकन अवे फ्रॉम द होल स्टोरी विच वाज एक मोहब्बत और फिर से मोहब्बत मिलना, एक ऐसी औरत का जो माँ है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, और फिर ये भी कि जब हम आहद और माया के कैरेक्टर को देखते हैं तो इट्स नॉट जस्ट देयर ओन लव फॉर ईच अदर बट द लव फॉर देयर प्रोफेशन। एक इंसान, हमने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और एक बहुत राइटर के बारे में कह रही है, फिर आपके राइटर ने ये गलत लिखा है इसका। पूरा स्क्रिप्ट तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो मुझे सुनने में ये आया कि अगर ये लिखा गया था तो देखिए राइटर भी आई थिंक इस इंडस्ट्री की बहुत सारी डिमांड्स को फुलफिल करना चाह रही हैं, तो उन्होंने शायद वैसे लिखा हो। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लिख दिया जाता है कि राइटर और डायरेक्टर जो है मिलके जो भी काम करेंगे, और जो राइटर का काम है वो थोड़ा चेंज होगा। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली होती है कि जब हम कुछ करें अपना। अच्छा, सीमा देखो, मेरे मुंह पर सीमा कैरेक्टर है, मैंने देखा इतना ड्रामा, तो सीमा तो मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे कैरेक्टर पे आते हैं। एक और रियल लाइफ से मिलता जुलता है कि लड़की को थिएटर आर्ट्स का शौक है। जब ये स्क्रीन पे शॉट आता था, एक ही शॉट आता था कि तुमने कोई छड़ी उठाई हुई है, पता नहीं क्या कर रही है, उसके सामने कहती थी ये क्या कर रही है। वो इतना बुरा शूट हुआ था दैट शॉट, एंड इट केप्ट कमिंग अगेन एंड अगेन, बेतुका। जैसे सीमा की तरफ एक शॉट आ रहा है स्टिक के साथ, ये आई एम श्योर यू कैन डू बेटर, और वो सीन बेहतर नहीं हो सकता। तुम्हें तो खुद इसकी मास्टर हो, तुमने कहा नहीं फारूक रिंद को कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे बनाए। एक्चुअली मुझे ये कैसे शूट हो रहा है कि दादा के हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि एक डायरेक्टर कितना ओवरसी करे। मैंने आपसे नहीं, मुझे तुम अपना बताओ, टीम के बड़े प्रॉब्लम। तुम्हें नहीं लगा कि इसमें ये कैसा शूट हो रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, बेहतर हो जाता? खुद देख के तुम्हें क्या लगा उस सीन को? देखिए, जो हमारी जिस तरीके से कुछ चीजें एडिट पे जब गई थी, नहीं वो छोड़ दो, इट हैज somebody who's from राडा, ठीक है, राडा ना, सही कह रहे हैं, somebody who's mastered from राडा, ठीक है, नापा का एक्सपीरियंस, जब उसने ये सीन शूट होते हुए देखा, एडिट नहीं शूटिंग, आप मुझे अपना किसी और की बात किए बगैर, how did you feel? I am a director's actor. I completely trust the director and I completely trusted him with it.
एंड देखिए ना, आर्ट इज सब्जेक्टिव। अब जो चीज़ किसी को बुरी लगी, किसी को अच्छी लगी, आई ऑनेस्टली डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट शॉट, वरना मैं उसी वक्त एड्रेस करती कि ये सही नहीं लग रहा है या इसमें मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन भी करती रही हूँ, आई यूज्ड टू वर्क बिहाइंड द कैमरा, हमारे बहुत सारे डिसीजंस वर डिक्टेटेड बाय द फैक्ट दैट वी हैड अ वेरी बैड प्रोडक्शन एंड असिस्टेंट टीम। तो हमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे पास जो वसाइल थे उनको इस्तेमाल करके हमने बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। आपका कैरेक्टर उसको भी काटा गया? ये तो देखिए, ये नहीं, बहुत लेकिन देख तो जस्टिफाइड होता है काटना। एक होता है कि नहीं यार ये क्या किया आपने, देखिए आपने इसका भी कीमा बना दिया उसी से story। भी उसका लिंक इसी चीज़ से कि देखिए जब पीछे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो बहुत, और अब हमारी ना स्टोरी टेलिंग सिर्फ 2 किरदारों पे नहीं रही है, एक एंसेम्बल स्टोरी पे चली गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यू नीड सो मेनी कैरेक्टर्स और एक्टर्स टू कम ऑन सेट टू बी एबल टू डू व्हाटएवर XYZ सीन्स। जब आप पैसे टाइम पे नहीं दे रहे तो बहुत सारे एक्टर्स घर पे भी बैठ गए, जो सही बात है, आप मुझे पे नहीं करेंगे। नादिया और मैं एक फीमेल एक्टर्स के ग्रुप में, और नादिया सच्ची बात है रूटीनली एक मैसेज आता है फलाना ने पेमेंट नहीं की, हम क्या करें, कोई गुस्सा हो रहा होता है, फीमेल प्रोड्यूसर्स जो उसमें उन पे गुस्सा हो रहे होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग टाइमलाइन होती है पेमेंट की कि आपको इतना एडवांस मिलेगा, इतना परसेंट। इंसान उसी तरह अपनी जिंदगी बजट प्लान करता है ना, और शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट, वो एडवांस नहीं बहुत आता। इश्यूज थे प्रोडक्शन की साइड से। आप तो मुझे इंडस्ट्री से कटवा ही देंगे सर। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप खुद बात नॉर्मल सी बात देखिए, एक नॉर्मल सी बात हो गई इंडस्ट्री की। अब इस पे हमने रोना गाना भी छोड़ ही दिया है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है एंड इट गोज ट्रेल्स बैक टू द फैक्ट कि देखिए जो लोग जिस ओहदे पे बैठे हैं ना वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है, उसके लिए पढ़े लिखे नहीं है, दे डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन इन दैट। तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो बैरून मुल्क की जाती है, देयर इज अ प्रोड्यूसर दैट्स कॉल्ड अ प्लानिंग प्रोड्यूसर, वी डोंट हैव दैट हियर कि वो फाइनेंस उस तरीके से लेके मुझे तो लग रहा है ये अब्दुल्ला जो है बच्चा, ये शायद चैनल्स को बता दे कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे। 21 तारीख को YouTube आपको पे कर देती है, आपको ईमेल आ जाती है, एंड यू कैन नॉट बड़े heavy amounts हैं, यू millions कैन में नॉट आपके डिनाई views जाते दैट कि जी आपको पेमेंट नहीं आती। यूट्यूब से मेन आप लोग कमा रहे हैं डॉलर्स में, ठीक है। 21 को आ गई, क्या बहाना है, कहाँ से नहीं आ रही, कहाँ फंस गई, देना नहीं चाहते, अब आप फंसाना देखिए चाहते हैं। इतने एक दिन बड़ा भी पैसा वसाइल नहीं आएंगे। बैंक में रहता है तो बड़ा आपका ठीक ठाक प्रॉफिट आ जब जाता आपके है। पास पीछे से कि पैसा क्या नहीं हो आ रहा, रहा, क्यों नहीं आ यू आर रहा नॉट बीइंग एबल टू पे पीपल, यू कांट पे द लोकेशन, Worst- आपके पास worst फ्यूल नहीं है excuse. टू रन द जनरेटर। अब वहाँ से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और फिर एक तो सबसे पहला पहलू यही है कि आपके पास वो रिसोर्स नहीं है जो फाइनेंशियल रिसोर्स है। दूसरा रिसोर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो बंदा सेट पे काम कर रहा है या जो आपकी टीम का हिस्सा है वो एजुकेटेड ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोफेशन। और ये आपकी अपनी कोताही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में ग्रेजुएट्स नहीं है, बिल्कुल बहुत मौजूद बच्चे है, हैं भाई, हर बहुत लेवल के हैं, काबिल इकरा बच्चे। यूनिवर्सिटी से, ज़ैबिस से, इंडस मीडिया इतने बच्चे तो पढ़ रहे हैं, फारूक तो मेरा साहब से दिल बात बैठता है कि हुई, बेटा आगे खुद क्या उन्होंने करना ये सोचा कि इस ड्रामे को अपने क्रेडिट पे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल ये से बात दादा हुई। को बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है जिसे मैं बार बार कहती हूँ। आप देखिए बहुत सारी खवातीन ने इतना अप्रिशिएट किया है, इंडिया में बहुत अप्रिशिएट हुआ है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर टॉपिक चीज तो अच्छा है सीमा, हम लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस के लिए टॉपिक देखिए हर अच्छा चीज नहीं बने ना। करते। आर्टिस्ट को का काम है इस्लाह करना सोसाइटी की, और कुछ काम हमें ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। माया का जो कैरेक्टर था, और अहद ने इतनी नफीस तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाया, आई फील, बिकॉज अगर आप अगेन कंपेयर करें मेरी जिंदगी तू के स्क्रिप्ट को और इस स्क्रिप्ट को, तो मेरी जिंदगी तू इज नॉट जस्ट अ सिंपल, इट्स अ लव स्टोरी, देयर इज नथिंग देयर। लेकिन ये इतना पोटेंट स्क्रिप्ट, इसलिए तो स्कोप था, इसलिए तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा इतनी इसमें हुई strong messaging कि इतने सारे मैसेजेस, इतने अच्छे आर्टिस्ट, Plot इतना इसका कुछ बड़ा, था, और उसके बाद इसका क्या हाल हुआ है। लेकिन अच्छा मुझे अपना कमर्शियल सक्सेस जैसे मेरी जिंदगी है तो फैंटास्टिक, बिकॉज मुसद्दिक का एक विजन, वो उसकी बना एक बहुत टीम अच्छा उन्होंने था बहुत ना जबरदस्त बनाया। अब वही वाली बात है, देखिए एक आदमी, आपको भी पता है, आप एक्टर हैं, रह चुकी हैं, आपने बहुत हमारे गोल्डन डेज में काम किया है कि सेट पे कोई 100 बंदा होता है, एक आदमी 100 बंदे को कैसे मैनेज करेगा? उसका काम है कि वो ओवरऑल विजन देखे। एक वक्त आता है कि, और वो एक बड़े सॉफ्ट से इंसान अच्छा मुझे है। बताएं, आपको एक सबा कमर के साथ ड्रामा ऑफर हुआ और आपकी डायरेक्टर से ही मुलाकात नहीं हुई, एडी ने आपको साइडलाइन कर दिया, ये क्या हुआ? ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर से ये पूछें, वो आपसे कहेंगे कि मुझे कटा दिया गया। ये बहुत होता है अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में। मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत रोई थी इसके ऊपर कि भाई सबा कमर के ऑपोजिट प्रोजेक्ट चला गया। लेकिन ये एक रूटीन सी चीज़ है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी, फॉर वट एवर पॉलिटिक्स, जो भी बैक हैंड में हो रहा है हमें नहीं पता होता कि आपको एक चीज़ प्रॉमिस की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट तक बात हो जाती है, कभी कभार तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाते हैं और फिर वो चीज़ आपसे जो है वो कह देते हैं नहीं सॉरी, या आप कभी सेट पे चले जाते हैं, आपने 2 दिन शूट भी कर लिया, फिर डायरेक्टर कह देगा नहीं ये तो मुझे समझ नहीं है। उसमें भी ऐसे ही हुआ?
उसमें तो मैं मिली ही नहीं डायरेक्टर से, डायरेक्टर तो हमारे अलमनाए थे, और ये मैं बिल्कुल नहीं करती कि मैं फलाना को फ़ोन लगा दूं कि मेरे जानने वाला है तो ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं लिया। लेकिन एंड में मैंने ये किया, मैंने कहा सर ये इतनी बड़ी चीज़ मैंने आप देखे हो, मैंने उनको अपने मैंने सारा काम कर लिया था, सारा होमवर्क कर लिया था कैरेक्टर पे, तो मैंने उनको सफ़ों पे सफ़े भेजे कि देखिए ये मैं कब सब कर चुकी थी। तो सिर्फ एक मुंह बोली बात पे तो बंदा इतना काम नहीं क्यों नहीं करता वैसे तो क्या कहा उन्होंने, क्यों नहीं आपने मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो एसोसिएट ने ये कहा, और मैं इतनी नाराज़ हुई थी, मैंने कहा, और मैं क्या कहा बच्ची भी थी तो associate ने? बचकाना हरकत मेरी, एसोसिएट ने क्या कहा कि जी ये तो भाग गई हैं, उई मुल्क छोड़ के भाग गई हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर फिर अगर ये प्रोजेक्ट मुझे भी नहीं मिला तो उसको भी ना दिया जाए। ऑब्वियसली मैं बचकाना हरकत, मैंने उससे मैं ये बात कही। खैर वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब बंदा उम्मीद ही कर सकता है। एडीज से फिर दोस्ती बनानी है नहीं, आप तो ये कह रही हैं? एडीज, लेकिन हर एडी से दोस्ती भी नहीं बनाई जा सकती, कुछ हैं बिल्कुल माकूल बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे करना चाहिए। ये भी है कि हमें जो बंदा हमारे साथ काम करता है, और हम अक्सर मैंने नोटिस किया है कि सेट पे इज्जत नहीं देते उन लोगों को जो हमें लगता है कि ज़रा छोटे हैं। तो देखें कोई छोटा बड़ा नहीं है, और असिस्टेंट तो स्पेशली छोटा बिल्कुल नहीं किस तरह से इज्जत नहीं दी जाती है वो नहीं। आई नोटिस के जो स्टार्स होते हैं वो ज़रा अजीब तरीके से धुतकारते हैं जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको, या जो क्रू होता है उनको, लेकिन कुछ होते हैं इस लायक बिल्कुल कि उनसे उस तरीके से ही बात की जाए, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, माकूल हैं, उनको अपना काम आता है, बेशक उन्होंने स्कूल से ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत दयानतदारी से। हानि मुझे बताओ कि तुम्हारा जो कैरेक्टर जिस तरह एंड हुआ एक मोहब्बत और में, जहाँ मियाँ का पता है कि वो बिल्कुल तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, एक तो ये समझ नहीं आई कि अपनी एक मंगेतर को छोड़ के तुमसे शादी की और उसके बाद वो उसको याद आने लग गई और उसको वो नहीं चाहिए, ये भी बात समझ नहीं आई। बहरहाल तुम्हें पता चल गया, उसने भी मान लिया, और तुम आखिर में कहती हो कि मैं अब तुम्हारे गले का तोक बन के रहूँगी। उसको ट्रैप किया हुआ है। कमिंग बैक अगेन टू यू, फिर मेरा कैरेक्टर है, मैं मोहब्बत के एक डिल्यूजन में ट्रैप हूँ कि नहीं इसने तो मुझे पसंद किया, और ये शायद, और हम अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं इसमें किसी और का हाथ है, जैसे मैं सोचने लगती हूँ कि ये माया की वजह से कर रहा है, नहीं ये आदमी है ही बेवफा तो ये ऐसे कर रहा है। तुम्हें सही लगा ये कि इसका ये एंड सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए अलग अलग किस्म के लोग नहीं, जैसे मुझे पता, I think it's appropriate, it's a good appropriate ending where you've left it sort of open ended for the audience to really think. ओपन एंड तो है ही नहीं है, ये पता है ये कहाँ से open end? डेथ सीक्वेंस के बाद हो कोई सकता था, ओपन पता एंड है? नहीं है, ये डेथ सीक्वेंस के बाद ये पता शॉर्ट केस है कि मैं तुम्हारे ख्यालों में आती रहूंगी मरने के बाद। हम साथ ही रहेंगे, Unfortunately, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगी और ना खुद को छोड़ने दूंगी। इसका तो हमारे ये यहाँ मतलब है। डिवोर्स का इतना बड़ा स्टिग्मा है कि हम आज तक इसके ऊपर ड्रामे बनाए जा रहे हैं, राइट, कि भाई छोड़ के क्यों गई, छोड़ के क्यों गई। अब ये आपने दिखाया कि एक लड़की है जो पढ़ी लिखी भी है, क्लियरली एक थोड़ी सी एस्टैब्लिश्ड है, उसके पास हाँ, पैसा तो भी है, क्या करना फिर चाहिए भी था? वो जो है, मेरा तो ये ख्याल है ऑनेस्टली कि उसको छोड़ के चले जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है, और अगर आप नोटिस करें शुरू में, कि उसने उसकी इज्जत नफ्स को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना कम कर दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। और ये वो सीन जो हमने थिएटर में शूट किया, उसका मकसद ये था कि वो चुप है। अगर आप नोटिस करें मेरे, माया और सचल के सीन्स में मेरा कैरेक्टर बिल्कुल चुप हो जाता है, बिकॉज सचल के कैरेक्टर को बताया ऐसा है कि हसीब जो उसका मियाँ है उसको इतना ओवर पावर कर लिया इस आदमी ने, इतने मानूस सयाद से हो गए कि वो उसको वो सुट हो जाती है, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाती। तो हम यही देख रहे हैं कि अभी भी वो शी इज पैरालाइज्ड। और हमारी जिंदगी में कितनी ऐसी खवातीन हैं, अगर आप सोल सिस्टर्स का ग्रुप देखें, ये रियल स्टोरीज हैं, हम रोज सुनने को आता है कि मेरी कज़न, मेरी दोस्त फलाना इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अमीर, फलाना फलाना फलाना, क्यों नहीं छोड़ी इस आदमी को, नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अच्छा, आपने एडीज की तो बात कर दी, मुझे पता है स्टार्स की भी आपने बात की कि स्टार्स इस तरह भी सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ कैसा रवैया है बड़े स्टार्स का, क्योंकि देखिए देखिए वहीं से आता है ना चेंज, ट्रिकल डाउन, कि अगर अच्छा स्टार है तो वो पूरी टीम को लेकर, और स्टार खराब है तो फिर। अच्छा, इसमें आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और मैं दोनों की फिर से एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैं दो बहुत बड़े स्टार्स के साथ साइमल्टेनियसली काम किया, वो हानिया आमिर और माया। और मुसद्दिक ने मुझे जिस बढ़ चढ़ के इंट्रोड्यूस कराया, दादा ने मुझे जिस बढ़ चढ़ के इंट्रोड्यूस करवाया,
तो सामने वाले को भी पता था कि ये इंसान इज्जत के लायक है। ये वही वाली बात है जब आप बहू घर लेके आते हैं, तो जो अगर शौहर लेके आ रहा है, उसकी लव मैरिज है, तो वो जैसे अपनी फैमिली को लड़की को इंट्रोड्यूस कराएगा वो वैसे ट्रीट करेंगे, वही वाला। लेकिन वैसे जनरली कैरेक्टर एक्टर्स के साथ उनको क्या मसाइल पेश आते हैं, कहाँ उनके साथ फेयरनेस नहीं है और बेहतर एटीट्यूड होना चाहिए? वो तो देखिए शुरू में जस्ट पुटिंग द फुट थ्रू द डोर इज़ सो हार्ड। बड़ा टाइम लगा है हमें थिएटर एक्टर्स को ये मनवाने में कि देखिए एक्टिंग, ये पता नहीं कब हो गया कि जी उनको मॉडल्स चाहिए, ठीक है, खूबसूरत हो, दुबली हो, पतली हो, गोरी हो। एक्टर का ये सब होना ज़रूरी नहीं, एक्टर की सिर्फ कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है। और हमने ऑडियंस को अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि जो लड़की प्यारी है और जो यूँ मुस्कुरा लेती है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो बेशक सही 2 लाइन भी ना बोल पाए, रोती प्यारा, रोती भी प्यारा हो, देखने में प्यारी हो, तो बस वो है हीरोइन। दिस इज नॉट ट्रू। तो फिर तुमने वेट क्यों इतना लूज किया, ये मुझे बताओ, जब जरूरी नहीं था। वो मैंने पतली हो गई लड़की, चेक कर, उसी रोल के लिए किया जिसमें तनकीद कर रही है, उसी रोल के लिए किया। ये मेरी खुद की सेहत के लिए मैंने किया। ये प्राइम टाइम में आने के लिए किया। नहीं, इंसान को खुद भी फील होता है ना कि नहीं, ये तो मेरा ओरिजिनल साइज ही नहीं है। मैं क्योंकि मुल्क से जब बाहर रहती हूँ तो मैं दुबली रहती हूँ, मुल्क जब वापस आती हूँ मैं लगा कि ड्रामे में खुद को देखा और लगा कि मुझे वजन कम करना चाहिए जरा। नहीं, क्योंकि वो तो है ही है, लेकिन जो रियलिटी है कि आई एम, दिस इज नॉट माई एक्चुअल वेट, आई वॉज 12 kgs, आई एम 12 kgs लाइटर देन दिस। हम इस मुल्क में इतना चलना फिरना नहीं होता, वैसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो मुझ जैसा इंसान जो आधा वक्त मुल्क से बाहर रहता है ना, वो बहुत। और तुमने भी वेट लूज किया, कितना कैसे किया? मुल्क से बाहर थे। जब वहाँ जाती हो तो फिर डाइट वहाँ पे नहीं, बंद करें इसकी रिफ्रेशमेंट्स, खावे नहीं मिलते, खावे बंद करें रिफ्रेशमेंट। क्या मंगवाती हो शाम को खाने में? वॉक करते रहते ना वहाँ पे, तो यहाँ पे वो नहीं, होम डिलीवरी बंद करते हैं आप। बिल्कुल, इनका नंबर नहीं किसी ने, रेस्टोरेंट वाले ने उठाना। अब तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू, पहले भी अब भी ऑलवेज। आगे क्या, कौन सा ड्रामा आ रहा है नेक्स्ट? आगे जी लगे हुए हैं इसी जस्तजू में, वही वाली बात है। देखें, अब कैरेक्टर एक्टर्स हैं, लोग मानते भी हैं, वाह भी बहुत करते हैं। मैं कहती हूँ भाई वाह से मैंने क्या करना है तुम्हारी, रोल दो। तो मुश्किल होता है ना, ये मुश्किल है। वैसे कुछ लीग्स हैं, मुझे बताएं कि उनमें आप होंगी तो रोल मिलेगा, सिंपल एज दैट। बहुत किसी लीग का हिस्सा हो जाए। लीग एक तरीके से है भी और नहीं भी है। फुटबॉल लीग नहीं, फुटबॉल लीग है, लीग्स हैं, एक तरीके से है भी और एक तरीके से नहीं भी है। लॉबी कहते हैं, मेरे लीग भी होती है। नहीं, वो सही, वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं कि एक तरीके, एक वो भी है, वो एग्जिस्ट करता है, जरूर करता है, लेकिन वो तो इतने ही डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को समझ में आ जाता है कि ये उस कैटेगरी में सॉरी, नहीं आ रही। टाइम देखा खत्म हो गया, तो बताया था शो शुरू होगा, पता नहीं चलेगा कैसे खत्म हो गया इतनी जल्दी। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया, डिजर्व सो मच मोर। तुम्हें तो डायरेक्शन करनी चाहिए, ड्रामे बनाने चाहिए। बहुत अच्छा लगा। जो सीख के आए उनसे सीखा। मंडे कल नहीं, बड़े होके हम डायरेक्टर बनेंगे। मैं भी। ओके जी, मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।